राम राम सभी भाइयों को। मैं सुनील बघेल दुर्गापुर, जय माता दी दुर्गापुर यूट्यूब चैनल का डायरेक्टर। तो आपको जो गरिया समाज और भेड़ बकरी का इतिहास में बता रहा हूँ कि गरिया समाज का किस तरीके से भेड़ बकरी से संबंध रहा है। तो आप देखिए, इतिहास में रह अपने बालों को बांधती है और बाबा या पवित्र पिता के रूप में जानी जाती है। इस अवस्था में वह बारी बारी से अपने साथियों के साथ रोती है, जबकि बाकी लोग हंसते हैं और तालियां बजाते हैं। कभी कभी कोई आदमी ऐसी जगह छिप जाता है जहां वह उनके खेल का गवाह बन सके, लेकिन अगर वे उसे खोज लेते हैं तो उसे बेलना या लकड़ी के ब्रेड रोलर्स से बुरी तरह पीटा जाता है। विधवा विवाह और तलाक की अनुमति है। विधवा से आमतौर पर अपने दिवंगत पति के छोटे भाई से शादी करने की अपेक्षा की जाती है, चाहे उसकी पहले से कोई पत्नी हो या नहीं। यौन अपराधों की गंभीर रूप से निंदा नहीं की जाती है और उसका प्रायश्चित जाति वालों को दावत देकर किया जा सकता है। गरिया सामान्य हिंदू देवी देवताओं और रीति रिवाजों की पूजा करते हैं। 4. कई भेड़शाला की देवी दिशाएं देवी भी कोई गरिया ग्योन और जूतों के साथ भेड़शाला में नहीं आया। अंत्येष्टि में प्रवेश करने पर जे तारांकन, ये सुबह वे भेड़ों की पूजा करते हैं और इन रीति रिवाजों से प्रतीत होता है कि देवी दिशाएं देवी एक्स देवीकृत भेड़ हैं। जब भेड़ें कटी हुई होती हैं और ऊन जमीन पर पड़ी होती है तो वे किसी भेड़ से कुछ दूध लेती हैं और उसमें चावल मिलाकर ऊन पर छिड़कती हैं। इस संस्कार को जमई कहा जाता है और वे कहते हैं कि यह ऊन को खिलाता है, लेकिन यह वास्तव में सामग्री के लिए एक बलिदान जैसा प्रतीत होता है। जब वे ऐसा कर सकते हैं तब जाति के लोग मृतकों को जलाते हैं और अस्थियों को गंगा या निर्बुड्डा में ले जाते हैं, या यदि यह व्यवहार्य नहीं है तो उन्हें निकटतम जलधारा में फेंक देते हैं। 5. जाति के सामाजिक संपन्न सदस्य औपचारिक उद्देश्यों के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त करते हैं, लेकिन अन्य उनकी सेवाओं से दूर रहते हैं। गरिया मांस खाते हैं और शराब पीते हैं, लेकिन मुर्गे और सुअर के मांस से दूर रहते हैं। वे लोधी या डांगी के पानी से पका हुआ भोजन ग्रहण करेंगे। इन जातियों के सदस्य पूर्व में विंध्य जिलों और निर्बुड्डा घाटी में उनके सामंती मुखिया रहे हैं। ब्राह्मण और अच्छी खेती करने वाली जातियों के सदस्यों को अगर वे चाहें तो गरिया बनने की अनुमति दी जाएगी। जाति समिति के प्रमुख के पास महतोन का पद होता है और पद वंशानुगत होता है। धारक को हमेशा जाति के सवालों पर सलाह दी जाती है, भले ही वह एक लड़का ही क्यों न हो। गरिया उन जातियों में आते हैं जिनसे कोई ब्राह्मण पानी नहीं ले सकता, लेकिन दास और श्रमिक जातियों से ऊपर। वे आमतौर पर थोड़े मूर्ख, आलसी और अच्छे स्वभाव के होते हैं और काफी अशिक्षित होते हैं। बाड़ों की सफाई और भेड़ों के बीच घूमने के अपने काम के कारण महिलाएं अक्सर इन जानवरों की अजीबोगरीब गंध के निशान ले जाती हैं। इसका एक उदाहरण है, एक तो गरिया, दूसरे लहसुन नाय, या पहले वह गरिया है और फिर उसने लहसुन खाया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वह वास्तव में गुलाब की गंध से दूर है। गरियाओं के नियमित व्यवसाय भेड़ और बकरियों का प्रजनन और चराई, और भेड़ की ऊन से देशी कंबल की बुनाई है। झुंड आमतौर पर एक होते हैं। दिशाएं शब्द का वास्तव में संभावित अर्थ है कि वह मूल रूप से दिशा या मुख्य बिंदु थी, लेकिन भेड़ के रूप में देवी भेड़ बाजार में रहती है। ये है, बच्चों द्वारा देखभाल की जाती है, जबकि पुरुष और महिलाएं सूत काटते हैं और ऊन बुनते हैं और कप बनाते हैं। मध्य प्रांतों में भेड़ों की तुलना में बकरियों को बड़ी संख्या में पाला जाता है, जिसका उपयोग आमतौर पर भोजन और बलिदान के लिए किया जाता है, जबकि वे अपनी खाद के लिए भी मूल्यवान हैं। कोई भी हिंदू जो पशु बलि को आवश्यक समझता है और मुर्गे को अशुद्ध मानता है, वह बकरी को चुनेगा और जानवर की बलि दिए जाने के बाद उपासकों के लिए एक दावत प्रदान करता है।
उसका सिर कार्यवाहक पुजारी का अनुलाभ होता है। मुसलमान और हिंदुओं की अधिकांश जातियां बकरे का मांस तब खाएंगी जब उनके पास वहन करने की क्षमता होगी। दूध लोकप्रिय नहीं है और स्थानीय स्तर पर इसकी बहुत कम मांग है, लेकिन इसे अक्सर कन्फेक्शनरों को बेचा जाता है, और कभी-कभी मक्खन में बनाया जाता है और निर्यात किया जाता है। भेड़ का मांस भी खाया जाता है, लेकिन इतना सम्मान नहीं दिया जाता। भेड़ें आमतौर पर काले रंग की होती हैं और कभी-कभार ही सफेद होती हैं। बकरियां काली, सफेद, धब्बेदार या लाल सफेद रंग की होती हैं। दोनों जानवर यूरोप की तुलना में बहुत छोटे हैं। गर्म मौसम के महीनों में कपास के इलाकों में भेड़ और बकरियां दोनों की खाद की भारी मांग होती है, और एक महीने के लिए लगातार एक खेत से दूसरे खेत में जाते रहेंगे। एक रात के लिए ₹1 सिर की दर से भेड़ बकरियों को किराए पर लेना सामान्य है, लेकिन कभी-कभी काश्तकार एक बड़े झुंड को खरीदने के लिए गठबंधन करते हैं, और उन्हें गर्म मौसम में अपने खेतों में कलम करने के बाद बारिश की शुरुआत में निपटाने के लिए नागपुर भेज देते हैं। गरिया पहले कृषक का दावनोर था, क्योंकि उसकी भेड़ों और बकरियों के शिकार से फसलों को होने वाले जोखिम के कारण ये कहावत में उदाहरण है। अहला, गरिया, विगत, ये तीनों सत्यंदसी, या अहला, चरवाहा, गदरिया और पासी, ये तीनों किसानों के दुश्मन हैं। और फिर एमी, गदरिया, गुजर, ये तीनों चाहें गुजर, या अहला, गदरिया और गुजर बंजर भूमि चाहते हैं, जो उनके भेड़ बकरियों को चराने के लिए है। लेकिन जब से खाद की मांग पैदा हुई है, गरिया एक लोकप्रिय हस्ती बन गए हैं। गांव में चरवाहे अपने झुंड का मार्गदर्शन करने के लिए सीटी बजाते हैं, और बकरियों के गले में घंटियां लटकाते हैं, लेकिन भेड़ों के नहीं। उनमें से कुछ विशेष रूप से वन क्षेत्रों में साधारण परिया कुत्तों को भेड़ कुत्ते के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। एक नियम के रूप में, मेरे और बकरे गल नहीं जाते हैं, लेकिन जिनके पास बड़े झुंड होते हैं वे कभी-कभी इस प्रथा का सहारा लेते हैं और बाद में जानवरों को बिक्री के लिए तैयार करते हैं। वे कानों की लंबाई के अनुसार अपनी भेड़ों को 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। कनारी, कान एक हाथ की लंबाई के साथ, सिमरी, कुछ छोटा बुरहाय, कान एक तर्जनी की लंबाई, छुरिया, छोटी उंगली जितनी लंबी कान और अनोरी, कानों के साथ केवल तर्जनी के शीर्ष जोड़ तक। बकरियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। जिनके कान एक हाथ की लंबाई के होते हैं उन्हें बंगालिया या बागरा कहा जाता है, जबकि छोटे कानों वाली एक तर्जनी की लंबाई को गुजरा कहा जाता है। 7 कंबल। जबकि आम काश्तकार अब बकरियों को पालने लगे हैं, भेड़ें अभी भी गरियाओं के लिए एक नियम के रूप में बची हुई हैं। ये निश्चित रूप से मुख्य रूप से उनकी ऊन के लिए मूल्यवान है, जिनसे साधारण देशी कंबल बनाया जाता है। भेड़ एक को साल में 2 या कभी-कभी 3 बार फरवरी, जून और सितंबर में काटा जाता है। सबसे अच्छी ऊन फरवरी में ठंड के मौसम के कोट से प्राप्त की जाती है। जाति के सदस्य आमतौर पर भुगतान के बिना एक दूसरे के लिए कतरनी करते हैं। ऊन को कामधा या सामान्य धनुष के साथ कैटेगट स्ट्रिंग के साथ काट किया जाता है, और घर की महिलाओं द्वारा काटा जाता है। कंबल पुरुषों द्वारा करघे पर बुने जाते हैं, जैसे कि सूती कपड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े मोटे और खुरदरे होते हैं, लेकिन मजबूत और टिकाऊ होते हैं, और रंग आमतौर पर गहरे गंदे भूरे रंग का होता है, जो काले रंग का होता है, कच्चे माल के समान होता है। प्रत्येक काश्तकार के पास इनमें से एक होता है, और इसके विभिन्न उपयोगों को एहा द्वारा प्रशंसनीय रूप से वर्णित किया जाता है। 2. कम्बल काली भेड़ की ऊन का घर का बना कंबल है, मोटा, मजबूत, खुरदरा जैसा एक फेरीवाले के रस के रूप में, और एक रंग जो गदा नहीं हो सकता। जब कुनबी, कल्टीवेटर,
सुबह अपने छेद से बाहर आता है तो वह उसके कंधों के चारों ओर लपेटा जाता है और उसके घुटनों तक पहुंचता है। एक निम्नलिखित विवरण संपादित किए जाते हैं। पी 219 श्री जेती द्वारा मध्य प्रांत में प्रयुक्त केंद्रीय पी हिंदुस्तानी शब्द कमल आमतौर पर ऊनी उद्योगों पर उद्धरण में मराठी शब्द काम्बली के लिए स्थापित सब मार्टिन है। उसके महान शत्रु ठंड से उसकी रक्षा करना, क्योंकि थर्मामीटर 6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नीचे है। धीरे धीरे उसके पास धोने के लिए भार होता है, इसलिए वह अपने कम्बल को एक मोटे पेड़ में मोड़कर अपने सिर के ऊपर रख लेता है। जब वह थका हुआ महसूस करता है, तो वह अपना बोझा नीचे कर देता है और अपने कमल को तकिए के रूप में व्यवस्थित करके ऊबड़ खाबड़ चट्टान या पथरीले किनारे पर आराम से बैठ जाता है और धूम्रपान करता है, या फिर वह उसमें सिर से पांच तक मम्मी की तरह लौटता है और सड़क के किनारे गहरी नींद का आनंद लेता है। बारिश होने लगती है, वह अपने कमल को एक चतुर आवरण में लपेटता है और सुरक्षित रहता है। इसके और भी कई उपयोग हैं। मैं उन सब की गिनती नहीं कर सकता। उसे जो कुछ भी ले जाने के लिए कहा जाता है, चाहे वह वन उपज हो, या अनाज या घरेलू सामान, या उसका शिशु बच्चा, वह अपने कम्माल से उसकी एक गठरी बनाकर अपने सिर पर रख लेगा, या उसे अपनी पीठ पर लटका लेगा, और हिंदुओं के बीच ऊन कुछ पवित्रता की सामग्री है। 8. पवित्रता ये औपचारिक रूप से शुद्ध है, और ऊनी कपड़े ब्राह्मणों द्वारा